हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने एंगुलर इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन कराया था। ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, उसी में हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आप नेक्स्ट उसमें नोट करें लेक्चर में। देखिए, रिलेशन बिटवीन linear and angular variable, relation between linear and angular variable, relation between linear and angular variable। आपने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन में लिनियर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन लिनियर भी है और एंगुलर एक्सीलरेशन भी है। ठीक है ना? तो उनमें रिलेशन है। यहाँ पर दो ड्राइव करेंगे। ये आपका पार्टिकल जो है वो सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और ए से स्टार्ट होकर बी पर पहुंच गया। एंगल जो है वो थीटा ट्रेवल किया है। डायग्राम बना लें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा की जगह आप स्मॉल एंगल डी थीटा ले लें, डी थीटा, और ये डिस्टेंस डी एस ले रहा है, ये वाली। तो डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। अगर डेल्टा लेते हैं तो लिमिट लेके लेना पड़ेगा, और अगर डी एस लिखते हैं तो डायरेक्ट चल जाएगा काम। ठीक, इसे आप डी टी से डिवाइड कर दे रहे, 1/r डी एस बाई डी टी, या डिफ्रेंशिएट लिख दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। डी एस बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी v। ये बन गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म है वो ध्यान रखना, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। जितने भी फार्मूले यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं उनमें एंगुलर जो हैं वेलोसिटी वगैरह, जो एंगुलर वेरिएबल हैं वो पहले आते हैं, ध्यान रखना, इन वेक्टर फॉर्म। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। वैसे न्यूमेरिकल के लिए अपना सीधे ध्यान रखें कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आपने जो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकाला है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक डेरिवेशन ये हो गया छोटा सा, और दूसरा डेरिवेशन यहाँ कर लेंगे। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी आर डी ओमेगा बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। डिस्कस हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड में। डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो a इज इक्वल टू आर एल्फा। बाकी रेडियल तो आपने कल देखा ही था, v स्क्वायर बाई आर होता है। टेंजेंशियल का फार्मूला समझ गए, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले अल्फा और फिर आर। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से समझ भी सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल का यूज करते हैं ना, तो उससे पता लग जाएगा कि ओमेगा क्रॉस आर जो है, अगर आप देख सकते हो तो हम सर्कुलर मोशन में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, ये मान लीजिए पार्टिकल आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है? क्लॉकवाइज है, तब तो फिर इसका डायरेक्शन ओमेगा का मेरी तरफ होगा। अगर ऐसे रिवॉल्व करेगा तो एंटी क्लॉक है, तो डायरेक्शन किधर होगा? आपकी तरफ होगा, ऑब्जर्वर की तरफ होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपकी तरफ से। ओके, आर का वेक्टर ये होगा, सेंटर से ये लाइन, और वी ये होगा। ठीक, तो ओमेगा पर पहले हाथ रखें। देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, ओमेगा पर हाथ रखें और आर को ग्रेस्प करें, ओमेगा क्रॉस आर, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में वी ऐसे आएगा। आप समझ रहे हैं ना बात? ओमेगा ऐसे, आर ये लाइन यहाँ से देख लो, यहाँ वेलोसिटी किधर होगी? टेंजेंट ऊपर को। देखिए ओमेगा ये है फिंगर के डायरेक्शन में, ओमेगा क्रॉस आर ये बी,
इस पॉइंट पर भी इधर होगा, कहीं भी चेक कर लें। देखो यहाँ पर ये ओमेगा इधर क्रॉस आर, तब देखिए ये वेलोसिटी हर समय वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, टेंजेंट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से मालूम पड़ जाता है कि डायरेक्शन जो है वो किधर होगा। तो आप दोनों डायरेक्शन ये समझ गए होंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक, बाकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आपको मालूम है, हमने कल बताया। और उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कल जो डेरिवेशन किया था, उसमें एक टर्म आ रहा था, ध्यान देना, लास्ट में उसमें डायरेक्शन शो करके दिखाया ना, वो पेपर में जरूर दिखा के आना, क्योंकि जो v स्क्वायर बाई आर है वो केवल मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन नहीं देता है। ठीक है ना। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के जो डेरिवेशन हैं वो कई डेरिवेशन हैं, कई तरह से किए जाते हैं। आपके जो सिलेबस में था हमने वो आपको कराया था, जो कल कराया है, लेकिन इसमें एक डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम कराना चाहेंगे। आप एग्ज़ाम में तो नहीं लिखना, वो एग्ज़ाम में तो आपके होम एग्ज़ाम में वही लिख के आना जो हमने कल कराया था, ठीक है ना। लेकिन आप दूसरा हम कराएंगे, उसको ज़रा देखें। तो ऊपर हेडिंग डाल देना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आराम से देखना। ये इसका सेंटर है, मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर आपका बी पर पहुंच गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, इस समय इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें और ये एंगल थीटा ले लें। यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 0 है। ठीक, इसका मतलब समझ गए होंगे, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये रेडियस वेक्टर r ले लिया, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे r। ठीक, तो जरा वेक्टर r बताएं क्या होगा। ये r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये सभी को मालूम है, यहाँ ओरिजिन अटैच है, कोऑर्डिनेट x और x कॉमा y है। ठीक है, ये x और ये कॉमा y। ओके, तो चलो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू होगा r cos थीटा, y क्या होगा r sin थीटा। चलिए r में वैल्यू डालते हैं। अब आप लिखते हैं ना, शुरू कर दें, हम लिख रहे हैं धीरे धीरे। x इज इक्वल टू है r cos, हाँ थीटा किसके इक्वल होगा, ओमेगा t, वो भी डाल दे रहे हैं, नहीं तो एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू r cos ओमेगा t, ठीक, और i प्लस y की जगह r साइन ओमेगा t और j। ठीक, x कॉमा वाई, x और उसकी वैल्यू दो हमने दोनों पुटअप कर दी। अब आपको मालूम है अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो कर दें यहाँ पर डिफरेंशिएट जरा, v इज इक्वल टू होगा डी आर वाई डी टी। ठीक, जरा कराएं डिफरेंशिएशन, आता है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। देखिए माइनस बाहर और ओमेगा भी बाहर आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट लिया, ठीक है ना। तो आर ओमेगा और साइन ओमेगा टी आई। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, इसमें भी वही ओमेगा बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये जे लगा दिया। अब v इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा कॉमन ले रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में, तो माइनस आई साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी। ये बता सकते हैं, ये माइनस आई साइन ओमेगा टी और ये जो हमने लिखा है, ये क्या चीज बनी जाकर आपकी,
ये वेक्टर जो है आपका, ये जो v आपने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर dr/dt, यहाँ पर ये डायरेक्शन किधर है, जरा चेक करो वेलोसिटी का, इसका जरा देखना। ये वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट पॉजिटिव। यहाँ देख लो, x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है। एक बात और समझ लेना, ये इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? और उसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक, अगर आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेलोसिटी का, तो ध्यान देना ये r ओमेगा आएगा। ये आपका प्रूफ हो गया v = r ओमेगा। समझ गए होंगे बात? डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। जो डायरेक्शन हमने निकाला है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन बन जाएगा। ठीक, तो एक्सीलरेशन हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म दोनों में चेक कर सकते हैं ना। तो जरा यूनिफॉर्म में क्या पहचान होगी, अब एक्सीलरेशन निकालेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन, क्या कंडीशन होगी, ओमेगा कांस्टेंट होगा। अब ओमेगा वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट। हमने इसको आपको समझा दिया, इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसीलिए जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है ना? और साथ में इसने वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दे दिया आपको, है ना। चलिए भाई एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। a = dv/dt, सारे डेरिवेशन बनते हैं इससे। देखिए इसको डिफरेंशिएट कराएं जरा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अब की बार ओमेगा और बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, -r ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई प्लस, अब यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर माइनस आएगा, -r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और जे। जरा देखना इसमें क्या कॉमन ले लें, चलो r ओमेगा स्क्वायर और माइनस भी ले सकते कॉमन हो, r ओमेगा स्क्वायर, या r अंदर भी रखो तो कोई बात नहीं है, ओमेगा स्क्वायर चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ओमेगा स्क्वायर को लिख दें अंदर बाहर तो क्या बनेगा, r cos ओमेगा टी आई प्लस। जरा देख के बताना ये कौन सी क्वांटिटी आ गई। पहली बात, यहाँ पर i और j दोनों नेगेटिव है। जरा एक्सीलरेशन को चेक करें कि किधर होना चाहिए एक्सीलरेशन, टूवर्ड्स सेंटर। क्यों, जरा देखें यहाँ पर, यहाँ बना रहे हैं हम, अगर ये टूवर्ड्स सेंटर होगा, यहाँ देखिए एक्सीलरेशन इस पॉइंट पर, ये बी पॉइंट ले रहे हैं, बी पॉइंट पर सेंटर की तरफ जो वेक्टर होगा उसी के कंपोनेंट x और y नेगेटिव होंगे, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। ये कंफर्म कर रहा है कि एक्सीलरेशन आपका टूवर्ड्स किधर होगा, सेंटर होगा। समझ गए ना। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन a = r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर था, r पर वेक्टर होगा, r और माइनस भी लगेगा, जरा कंफर्म करें। वो वेक्टर हमारा r ये लिखा हुआ है ना, और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन -r की तरफ है, और r आपका किधर है, O to B है, ये किधर होगा, B to O होगा। ओके, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया r ओमेगा स्क्वायर। बाकी आप v = r ओमेगा वगैरह डाल सकते हैं, ये इधर का नोट कर लिया है। ठीक है, मैथमेटिकल है थोड़ा। कितने फॉर्म बन रहे हैं एक्सीलरेशन के, एक तो ये बन गया r ओमेगा स्क्वायर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का, इसने अपने आप बता दिया कि ये एक्सीलरेशन टूवर्ड्स सेंटर है। ठीक है ना।
इसीलिए हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है, नॉर्मल है, और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। देखिए r इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर जो है आपका, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यही फार्मूला v स्क्वायर बाई आर भी बनेगा। और एक और बनता है, वो भी ध्यान दें, हम आर ओमेगा की जगह v लिखें और ओमेगा को अलग करें। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ती है। और इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, तो a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v होता है इन वेक्टर फॉर्म। एक हमेशा ध्यान रखना, कभी नहीं मिस्टेक हो सकती है, एंगुलर क्वांटिटी पहले लिखनी है क्रॉस में, सारे तीनों फार्मूले में पहले 2 लिखें, ये वेक्टर फॉर्म में एक है। ये तीनों फार्मूले आपके इसके हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के, और टूवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है, इसलिए नेचुरल है कि ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है। ये फार यूनिफॉर्म, यहाँ एक बात ये भी कंफर्म हो गई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सीलरेशन है जो कि टूवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा। ये नोट हो गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और इसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जरा चेक करते हैं क्या बनता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा वेरिएबल होगा। हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी वो जरा हमें लिखनी पड़ेगी, क्या थी, v इज इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट करना है ना, क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस वेलोसिटी की, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई, अभी तो नोट किया था, प्लस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी जे। ये थी वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक। हाँ कोई बात नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर लिख दीजिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म यू सी सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ओमेगा वेरिएबल होगा, ठीक। जरा कराएं डिफरेंशिएट, देखिए a इज इक्वल टू dv बाई dt। पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले ओमेगा कांस्टेंट ले रहे हैं, कॉस का करेंगे, ठीक। तो माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया, और साइन ओमेगा टी आई, देखे रहना जरा, ठीक। अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस साइन है, माइनस आर कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा बाई डी टी आई, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया कॉस का, तो ये आ गया, फिर कॉस ओमेगा टी को लिख दें, फिर ओमेगा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, इसलिए डी ओमेगा बाई डी टी लिखा। अब सेकंड फंक्शन चेक करें, पहले आप आर ओमेगा नोट कर लें, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, पॉजिटिव में होगा, कॉस ओमेगा टी होगा, और जे, फिर ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे, आर साइन ओमेगा टी डी ओमेगा बाई डी टी और जे। ये विद डायरेक्शन आपको देता है क्वांटिटी, इसमें हम डी ओमेगा बाई डी टी को अलग करते हैं, बाकी क्वांटिटी को एक साथ लिख रहे हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर कहां पर, इसमें यूनिट वेक्टर आई था ना, तो इन दोनों में तो आई रहेगा, और इनमें जे रहेगा, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर जे है, ठीक है ना, ये वाला जे है, ये भी जे, और ये आई है, ये आई है, ठीक है ना। देखिए पहले क्या किया कि आर कॉस ओमेगा टी का किया, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा,
ठीक है, फिर इसको यहाँ पर नोट किया और नोट करने के बाद ओमेगा का डिफरेंशिएशन किया तो डी ओमेगा बाई डी टी, ये माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा। समझ गए होंगे ना बात को? ठीक है, फिर सेकंड का किया आर ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर डी ओमेगा बाई डी टी का कर दिया। समझ गए होंगे ना बात? आपने जो हमें वेलोसिटी वेक्टर लिखाया है ना, वो रॉन्ग लिखाया है। वेलोसिटी वेक्टर चेक करो। वेलोसिटी वेक्टर में यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है। चेक करें और इसे ठीक करें। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, ओमेगा बाहर आएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ओमेगा बाहर आ गया और माइनस साइन लगा रहेगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ये ठीक हो, ये साइन लिखा रहने दें ऐसे। ठीक, अब किसका करेंगे? ओमेगा का, तो डी ओमेगा बाई डी टी, और ये नेगेटिव साइन इसका यहाँ ऑलरेडी रहेगा। ये समझ में आ गई बात? अब उसका करें डिफरेंशिएशन, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने प्लस यहाँ पर करें कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, और कॉस थीटा वैसे लिखा रहा है। अब ठीक है, अब जरा देखें, पहले डी ओमेगा बाई डी टी को अलग करेंगे, बची हुई क्वांटिटी यहाँ पर नोट करें। देखिए, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे, प्लस अब डी ओमेगा बाई डी टी की दोनों क्वांटिटी इधर लिखेंगे, माइनस आर साइन ओमेगा टी आई प्लस आर कॉस ओमेगा टी जे, और इन दोनों क्वांटिटी में हम जो डी ओमेगा बाई डी टी है वो अल्फा होगा, इसलिए अल्फा लगा दे रहे हैं। ध्यान रखना, दोनों क्वांटिटी में डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए, ये अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी। चेक करें। ठीक है, वेलोसिटी के फर्स्ट टर्म में क्योंकि x था ना पहले, x आई, तो वहां था आपका cos, तो cos का वहां साइन बन गया डिफरेंशिएट करके। अब जरा चेक करें, इसमें दो टर्म आ रहे हैं अलग अलग, वो कौन से आ रहे हैं? वैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको मालूम भी है कि दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, दूसरा रेडियल या सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है। देखिए, जो ये फर्स्ट पार्ट आया है इसको चेक करें, इसमें दोनों टर्म नेगेटिव हैं। अभी अभी हमने बनाया था कि एक्सीलरेशन ये है, इसका x भी नेगेटिव और y भी। ये कौन सा पार्ट है? रेडियल एक्सीलरेशन का। ये बन गया आपका रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक, और अभी बाद में लिखेंगे, फार्मूला नोट कर लें पहले, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको वो लेंगे कॉमन, इसको आर ओमेगा स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका ये, इसलिए हम यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। ये आर वेक्टर है ब्रैकेट में, अभी लिखा तो अभी नोट किया। अब दूसरा पार्ट को चेक करें, ये आर अल्फा वाले पार्ट को। ठीक, इसमें यहाँ पर अल्फा आर को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आया माइनस आई साइन ओमेगा टी, ये हटाते हैं यहाँ से, माइनस आई साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना? ये हमारा जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का है, और ये वाला पार्ट कौन सा है? रेडियल एक्सीलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना? और एक बात ध्यान देना, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, उसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव। देखिए, x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो वेक्टर में ब्रैकेट में लिखा गया है? 1।
समझ गए? ये यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग? वेलोसिटी के अलोंग है। समझ गए होंगे ना बात को? इसलिए यहाँ पर ये दो कंपोनेंट बने, ये वाला जो कंपोनेंट है वो रेडियल कंपोनेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी आपका टेंजेंशियल का आ गया, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, ए आर की वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर और टेंजेंशियल की वैल्यू होगी आर अल्फा, आर लिख दो चाहे आर अल्फा, ये टेंजेंशियल का आ गया। ठीक, इसके खुद का मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर हम इसको ठीक से वेक्टर फॉर्म को लेकर चलते हैं तो ये क्वांटिटी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट निकल कर आती है। ठीक है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट की, समझ गए ना, दोनों निकल आए मैथमेटिकली जो है आपके। ठीक है ना, और एक ध्यान देना, इस मेथड से हमको क्लियर डायरेक्शन पता लग जाते हैं कि रेडियल का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा, समझ गए ना। बाकी वेक्टर फॉर्म आपको मालूम है कि इसमें ओमेगा क्रॉस वी है और ये क्या आता है, अल्फा क्रॉस आर होता है। समझ में आ गई ना बात? तो कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए जो है ये मेथड अच्छा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में क्लियर हो जाता है कि एक्सीलरेशन जो है, ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म में हमारे जो है वो दो एक्सीलरेशन एक्ट करेंगे। ठीक है ना। ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू, नीचे पॉइंट डाल के ऐसे लिख देना, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या होगा, dv बाई dt। जरा इसमें हम इसको dr बाई dt आपको मालूम वेलोसिटी होगा। ठीक है, जरा इसको प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस, अब की बार ओमेगा लिखा रहने दें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी आर बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, और ये क्या होगा डी आर बाई डी टी, जरा बता सकते हैं। ये एक्सीलरेशन है, ये क्या चीज है अल्फा क्रॉस आर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। ये क्या है, रेडियल। ये देखिए बन गया आपका, वेक्टर लगा दें यहाँ, ये तैयार हो गया, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म भी तैयार हो गई। ठीक है ना, बहुत मेथड बना रखे हैं, और भी मेथड हैं जिनसे ये लोग इसको क्लियर करते हैं कि डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और बिल्कुल बाउंड कर देते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें लीनियर एक्सीलरेशन 2 होंगे और एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप हेडिंग डालें सेंटीपिटल फोर्स, और यहाँ हम कुछ बात पहले समझाने की आपको कोशिश करेंगे। सेंटीपिटल फोर्स, वैसे तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की आपको फार्मूला मिल गया है, v स्क्वायर बाई आर, उसमें अगर मास को मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेंटीपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने जब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जो फोर्स होते हैं वो बेसिक, वो 4 ही तरह के हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअली और उसको माइंड से समझने की कोशिश करना। 4 तरह के ही फोर्स हैं। कौन कौन से थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स था और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, उसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये सब स्टडी किया है। ओके, और 2 फोर्स और थे, न्यूक्लियर और वेक फोर्स। अगर बेसिक कॉज देखें नेचर का तो इसके अलावा कोई भी फोर्स नेचर में नहीं होता, समझ गए ना। तो सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल जो एक्सीलरेशन पढ़ते हैं ये कोई नया फोर्स नहीं है। ठीक है ना, आप इसको जरा समझने की कोशिश करना। होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल इधर एक्सीलरेट कर रहा है, तो कैसे करेगा इधर एक्सीलरेट, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने इधर को फोर्स लगाया तो बॉडी इधर एक्सीलरेट हो गई। अब हम ये कहें कि हमारी तरफ से ये फॉरवर्ड एक्सीलरेट हो रही है, हम तो इस एक्सीलरेशन का नाम रखते हैं फॉरवर्ड एक्सीलरेशन, फॉरवर्ड एक्सीलरेशन। ठीक है,
और कोई कहे कि इसमें हम मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड फोर्स बन गया, लेकिन ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये तो तुम यहाँ लगा रहे थे एक्सटर्नल, इसकी वजह से बॉडी एक्सीलरेट हो गई। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है वो हर समय सेंटर की तरफ एक्सीलरेट होता है, और उस एक्सीलरेशन का जो कॉज है वो कोई अदर फोर्स होता है। हमने यहाँ उसका नाम रख दिया है कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। आप यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप स्ट्रिंग में अटैच करके एक मास को अटैच कर दें और सर्किल में इसे रिवॉल्व करा दें, तो ये हमने, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें टेंशन हम इधर दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम, ठीक। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन? टेंशन, यानी कि टेंशन ही सेंट्रीपिटल है, यहाँ पर वही प्रोवाइड कर रहा है। हमने यहाँ एक अलग से नाम रख दिया है कि सेंटर पर लगने की वजह से हम बोल देते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और देखें, अगर मान लीजिए एक डिस्क जो है वो रिवॉल्व कर रही है और इसके ऊपर हम कोई यहाँ मास रख दें, वो भी साथ साथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ कुछ नहीं है, स्ट्रिंग नहीं लगाई। अब आपसे कहें आप अर्थ पर खड़े हैं और इसको देख रहे हैं ब्लॉक को, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ब्लॉक को? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इस पर नहीं रखा रहेगा, ये तुरंत बाहर को गिर जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई और सिस्टम उसको प्रोवाइड करता है। बाई चांस यहाँ जो डेरिवेशन हम करते हैं उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो v²r निकल कर आता है। बात समझ गए ना? है वो a के इक्वल, एम ए है, a के a जो है यहाँ पर v²/r है, या हम कह सकते हैं कि r ओमेगा स्क्वायर है। बात समझ गए? ठीक इसी तरह से सन के चारों तरफ जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को सर्किल में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है, जो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। आगे बात समझ में? कोई नया फोर्स नहीं है, इसलिए कोई अदर प्रोवाइड करता है इसको, वैल्यू निकल कर आती है v²/r। और इंटरेस्टिंग है, जब आप कहीं भी डेरिवेशन उन चैप्टरों में करते हैं तो वहाँ जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, उसी को mv²/r के इक्वल करते हैं, यानी a की वैल्यू वहाँ पर v²/r पुट अप कर देते हैं। समझ में आ गई होगी बात? अब नोट कर दें सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखिए, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्किल। It is the force required to move a body in a circle. This force acts along the radius. This force acts along the radius and towards the center of circle. And towards the center of circle. When a body moves in a circle, its direction of motion changes continuously. When a body moves in a circle, its direction of motion changes continuously by Newton's first law. A body cannot change its direction of motion. By Newton's first law, a body cannot change its direction of motion itself. An external force is required for this purpose. An external force is required for this purpose. An external force is required for this purpose. This external force is called centripetal force. This external force is called centripetal force.
हमने इस आर्टिकल में आपको समझाया कि सर्कुलर मोशन में चूंकि वेलोसिटी हर समय चेंज होती है, इसलिए यहाँ एक्सीलरेशन जरूर होगा, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन विदाउट फोर्स लगाए चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और आप डेरिवेशन से भी क्लियर कर चुके हैं। तो क्या नोट किया, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बाय सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, और ए की वैल्यू आपने यहाँ पर ड्राइव की है दो तरह से। तो या तो आप mv²/r कर दें, ये बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, और या आप ये भी लिख सकते हैं mr⍵², दोनों ही फार्मूले हैं। v ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक। ओमेगा ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए 2π/t या 2πf या n भी लिख देते हैं, f या n लिख लो। n क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड rps, स्मॉल n रिवोल्यूशन पर सेकंड rps में न्यूमेरिकल में दिया होता है। ये फार्मूला बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r या mr⍵²। नेक्स्ट पैरा में थोड़ा और नोट कर दें, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स। Centripetal force is not a new type of force, but it is the name given to that force. But it is the name given to that force which is responsible for keeping the body in the circular motion. सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होता है, यहाँ डायरेक्शन चेंज करना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या है, टेंजेंशियल फोर्स का स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ठीक है ना। हाँ ओके, ये लिख दिया, बस एक लाइन। when we revolve a stone attached with string, centripetal force is provided by tension force. Centripetal force is provided by tension force when planet moves in circular path, वैसे नियरली सर्कुलर होता है। when planet moves in nearly circular path, centripetal force is provided by gravitational force. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे कल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको कंटिन्यूअस तीनों लेक्चर को देखें। ओके।